हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 विजयनगर एम्पायर। आज इस चैप्टर के अंदर हमारा जो पॉइंट हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं वो है द रॉयल सेंटर महानवमी डिब्बा। तो इस महानवमी डिब्बा के बारे में आपके सामने बात करेंगे। तो विजयनगर के शाही केंद्र का जो महत्व था वो बहुत ज़्यादा था। शाही और जो राजकीय केंद्र हुआ करते थे वो जो है बस्ती के दक्षिण पश्चिम में हुआ करते थे, दक्षिण पश्चिम में हुआ करते थे, दक्षिण पश्चिम में हुआ करते थे। तो ये खास बात थी और उस मार्ग पर वो स्थित थे। इनमें लगभग टोटल ये कहा जाता है कि 60 से ज़्यादा मंदिर थे, 60 से ज़्यादा मंदिर स्थापित थे इस जगह पर। साथ ही साथ मंदिरों और संप्रदायों को शासकों का संरक्षण प्राप्त होता था। मंदिरों को किसका संरक्षण मिलता था? शासकों का। तो जो भी राजा बनता था उस शासक का उसका संरक्षण इनको मिला करता था। ये कहा जाता है कि यहाँ पर 30 संरचनाओं की पहचान की गई, 30 संरचनाओं की पहचान की गई और उन्हें महलों के रूप में उनकी पहचान हुई है, महलों के रूप में उनकी पहचान हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी संरचना हुआ करती थी, अनुष्ठानिक संरचना हुआ करती थी। यहाँ पर जो है ये अनुष्ठानिक जो कार्य थे वही संपन्न नहीं होते थे, बल्कि यहाँ पर और भी कई सारे कार्य हुआ करते थे। महलों और मंदिरों में थोड़ा सा अंतर हुआ करता था। मंदिर जो होते थे वो राजगिरी की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ से पत्थर लाए जाते थे और उन पहाड़ियों से वो बनते थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा महानवमी डिब्बा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चैप्टर में से ज़्यादातर बोर्ड में जो क्वेश्चंस आता है वो यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, महानवमी डिब्बा। तो हम इस महानवमी डिब्बा के बारे में बात करेंगे। इस महानवमी डिब्बा के बारे में बात करेंगे हम। जैसा कहा जाता है कि जो राजा का जो भवन था, ऐसी नाम की संरचना वाले बड़े बड़े विशाल संरचनाएं थी। राजा का भवन इस टाइप की संरचनाएं बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। लेकिन इनके राजा के आवास होने के साक्ष्य अब तक नहीं प्राप्त हुए हैं कि राजा का ये आवास था, यहाँ राजा रहा करता था, इस टाइप का कुछ हो। पर ऐसी चीज़ें अभी तक खास चीज़ें प्राप्त नहीं हुई हैं। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा इसके सबसे जो प्रभावशाली मंच कहे जाते थे इस महानवमी डिब्बा के, तो वो 2 मंच थे। एक का नाम था सभा मंडप और दूसरे का नाम था महानवमी डिब्बा। तो ये 2 प्रभावशाली मंच थे इस पूरी संरचना के अंदर। सभा मंडप क्या होता था? सभा मंडप एक ऊंचा मंच होता था, ऊंचाई पर बना होता था, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसके आसपास निश्चित दूरी पर हमने ये देखा है कि लकड़ी के जो खंभे होते थे, स्तंभ होते थे बड़े बड़े, उन स्तंभों के लिए छेद बने हुए होते थे। अब क्या होता था? छेद बने होने के कारण अब दूसरी जो मंजिल है उस मंजिल पर यही जो स्तंभ हुआ करते थे, इन्हीं स्तंभों के ऊपर, इन खंभों के ऊपर, ये खंभे हैं खड़े हुए 1 2 3 इस तरीके से, इनके ऊपर ही दूसरी मंजिल टिका करती थी। तो इस टाइप की मंजिल हुआ करती थी जो इस तरीके से इन खंभों पे टिक जाया करती थी। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। उन सीढ़ियों के माध्यम से ही वो इन जगहों पर पहुंचा करते थे, इस दूसरी मंजिल पर पहुंचा करते थे। तो इस तरीके से इन संरचनाओं की सीधी सीधी ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। और क्या मिलता है? शहर के सबसे ऊंचे स्थान जो हुआ करते थे उनमें से एक पर यही जगह स्थित थी जिसे हम नाम देते हैं महानवमी डिब्बा। ये कहा जाता है शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थान पर यह स्थित होता था, महानवमी डिब्बा। तो इस तरीके से होता था, विशाल मंच था ये।
ये विशाल मंच था, बहुत बड़ा मंच हुआ करता था। लगभग ये कहा जाता है कि 11,000 वर्ग फीट का इसका नीचे का जो आधार है, बेस है, वो 11,000 फीट का हुआ करता था, लगभग 11,000 फीट का ये माना जाता है। हिंदू त्योहार यहाँ पर मनाए जाते थे और इसकी जो ऊंचाई है 11,000 फीट, तो इसका आधार हो गया, इसकी जो ऊंचाई है वो समथिंग 40 फीट की हुआ करती थी। तो बहुत ऊंचे हो गए, काफ़ी ऊंचे हो गए, ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और क्या होता था, सितंबर में और अक्टूबर में मनाए जाने वाले जो मेन त्यौहार होते थे, जैसे नवरात्रि का त्यौहार उस समय आता है खासतौर से, वो जो त्यौहार था हिंदू त्यौहार, वो भी उस समय यहाँ पर मनाए जाते थे। नवरात्रि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, इसी तरीके का त्यौहार था ये, और ये त्यौहार खास तौर से इस जगह पर मनाया जाता था। राजा जो है वो अपने रुतबे का प्रदर्शन यहाँ पर किया करता था, ताकत का प्रदर्शन करता था, इस जगह पर दिखाता था कि मेरे पास कितनी ताकत है, देखो मेरी सेना इतनी बड़ी है। साथ ही साथ और क्या होता था इन जगहों पर, इन जगहों पर मूर्ति पूजा, अश्व पूजा और जानवरों की बलि भी दी जाती थी। तो ये सारे कार्य इन जगहों पर किए जाते थे। वो कहता है कि इस जगह पर खेल होते थे, तमाशे हुआ करते थे, नृत्य होता था, कुश्ती हुआ करती थी और बहुत सारे कार्य यहाँ पर हुआ करते थे। इस पूरे मौसम में, इस पूरे जो त्यौहार का ये समय होता था, इस पूरे मौसम में, इस पूरे त्यौहार के अंतिम दिन आते आते राजा जो होता था, वो राजा अपनी सेना का और अपने तथा जो नायक होते थे उनकी सेना का निरीक्षण करता था। तो ये राजा का कार्य था, अंतिम दिन, सबसे लास्ट वाले दिन ऐसा काम हुआ करता था। खुले मैदान में ये सब होता था। इस आयोजन में जो नायक होता था वो राजा के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेके आता था, उसके लिए चीज़ें लाता था और वो उसे प्रेजेंट करता था, वहाँ पे देता था वो उसे। तो ये जो है महानवमी डिब्बे के हमारे काफ़ी पॉइंट हो गए। मैंने आपको कम से कम 10 या 12 पॉइंट बता दिए और बहुत मेन क्वेश्चन है, इसका आप लोग खास तौर से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट इसी के अंदर आता है, अदर बिल्डिंग्स के अंदर एक और आता है जिसे हम नाम देते हैं लोटस महल। लोटस महल, अब ये क्या था, ये जो है उस समय सबसे सुंदर भवनों में से एक माना जाता था, जिसे हम नाम देते हैं कमल महल का। और यही नहीं बल्कि हम अब तक जो है ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इसका जो उपयोग होता था वो उपयोग किस कार्य के लिए होता था, किस काम के लिए किया जाता था, ऐसा अभी तक ज़्यादा खास तौर से पता नहीं लगा है। यहाँ पर एक मंदिर था, हजार राम मंदिर, बहुत दर्शनीय मंदिर था, अत्यंत दर्शनीय। संभवतः इसका प्रयोग जो होता था वो राजा के द्वारा और उसके परिवार के द्वारा, यानी राजा और उसके परिवार के द्वारा किया जाता होगा, ये माना जाता है। हम ऐसा पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये जो हमें बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा, वो यही बताया गया है कि इसका प्रयोग जो है शायद राजा और उसके परिवार के लोग इसका प्रयोग करते होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र में रॉयल सेंटर, राजधानी का चयन कैसे होता था, तो कैसे चूजिंग कैपिटल है, कैसे चूज की जाती थी कि कौन सी जगह राजधानी होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ खास बातें हैं। उनमें सबसे पहली बात, पॉइंट वाइज पॉइंट बात करता जाता हूँ, आपको समझ में आता जाएगा। पहला पॉइंट, यहाँ मंदिर निर्माण का बहुत लंबा इतिहास रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो पल्लव, फिर होयसल आए, उसके बाद चालुक्य आए, चोल वंश के राजा आए, सभी ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए। उनमें सबसे ज़्यादा चोल लोग सबसे ज़्यादा प्रमुख थे, जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराने में सबसे ज़्यादा सहयोग दिया। शासक जो थे वो अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर का निर्माण करता था। किससे जोड़ना है अपने आप को? ईश्वर से, गॉड से।
और उससे जोड़ना है तो क्या करना है, मंदिर का निर्माण करना है, और क्या करना है, उसको संरक्षण देना है। ये 3 पॉइंट हो गए आपके। चौथा पॉइंट, बहुत से राजा जो थे वो भूमि जो होती थी वो दान में दिया करते थे मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर बनाने के लिए। तो चौथा पॉइंट ये हो गया हमारा। पांचवा पॉइंट, मंदिर जो होते थे वो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित होते चले गए। सारी चीजों के रूप में, आर्थिक, सामाजिक गतिविधि, धार्मिक गतिविधि और सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों, हर तरह की गतिविधियों के रूप में वो विकसित हुए। विजयनगर जो स्थान था उसका चयन भी जो है वो विरूपाक्ष और पंपा देवी के जो मंदिर थे उनसे प्रेरित होकर किया गया था। तो इस तरीके से उसका चयन किया गया। तो ये 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट कि विजयनगर के जो शासक होते थे वो शासक विरूपाक्ष जो भगवान थे उनकी तरफ से शासन करने का दावा करते थे। ये कहते थे कि वही भगवान ने हमको आपके लिए भेजा है यहाँ पर शासन करने के लिए, तो हम आपके लिए शासन करेंगे, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। इस तरीके से वो शासन किया करते थे। सभी जितने राजा थे उनके आदेशों में कन्नड़ लिपि में, कौन सी भाषा में, कन्नड़, तो कन्नड़ जो लिपि थी उस भाषा में श्री विरूपाक्ष ये जो शब्द था, ये शब्द वहां पे अंकित होता था, लिखा होता था। तो ये चीजें हैं, 8 पॉइंट मैंने बताए, ये पॉइंट काफी सही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो गोपुरम और मंडप के बारे में बात करेंगे। गोपुरम एंड मंडप। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गोपुरम के बारे में। सबसे पहले गोपुरम के बारे में बात करेंगे। गोपुरम जो था वो लंबी दूरी से, बहुत दूरी से, काफी दूर से, आप अगर साउथ के मंदिरों में जाएं और देखें वहां पर तो आपको मंदिर बहुत दूर से दिखाई दे जाएंगे। तो लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत दिया करते थे कि भाई ये रहा मंदिर, और हमें दिखाई दे जाया करते थे। और क्या था, ये शासकों की जो ताकत होती थी उस ताकत की याद दिलाते थे, ताकत की याद दिलाते थे। ताकत कैसे भी हो सकती है, जो वो ताकत इकट्ठी करता है, जितना ऊंचा मंदिर राजा के उतना ही ज़्यादा वैभवशीलता, उतना ही ज़्यादा उसका वैभव, उतना ही ज़्यादा उसका नाम। तो ऊंची मीनार हुआ करती थी यहाँ पर, यहाँ साधन, तकनीक जिस तरीके की उनकी थी, कौशल, ये सब जुटाने में वो बहुत ज़्यादा सक्षम व्यक्ति थे, और उस सक्षमता के कारण वो यहाँ पर अपने इस तरीके के सारे कार्य करके दिखाया करते थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, मंडप के बारे में। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा शुरू होगा इसी गोपुरम के बाद, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा मंडप है। मंडप क्या होते थे, मंडप में क्या होता था, खासतौर से जो मंडप होते थे उनमें बहुत लंबे लंबे खंबे हुआ करते थे, स्तंभ हुआ करते थे, लंबे खंबे हुआ करते थे। मंदिर जो परिसर था उस मंदिर परिसर में स्थित जो देव स्थल थे उसके वो चारों ओर ये मंडप बने होते थे, देव स्थल के चारों ओर बने होते थे। तीसरा पॉइंट, जो स्तंभ हुआ करते थे उनके जो ऊपर है ना वो बहुत सुंदर सुंदर मेहराब भी बने होते थे, तो उससे उसकी जो देखने में वो और ज़्यादा अच्छा लगा करता था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में बात करेंगे। तो विरूपाक्ष जो मंदिर था कई शताब्दियों तक इस मंदिर का निर्माण होता रहा। हमने देखा है बहुत से मंदिर हैं जिनका निर्माण लगातार होता रहता है, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है वहाँ पर। बिल्कुल वही हुआ। ये जो प्राचीन मंदिर है ना, ये 9th सेंचुरी, जो 9th सेंचुरी है तब से लेकर 10वीं शताब्दी का तब का बताया जाता है ये मंदिर। और क्या था, यहाँ हमेशा कोई ना कोई छोटा मोटा निर्माण कार्य चलता ही रहता था उस समय। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में हुई थी। उसके बाद इसे और धीरे 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 बड़ा किया गया बाद के शासकों के द्वारा। बाद के जितने भी शासक आए सबने इस मंदिर को बड़ा करने में योगदान दिया। गोपुरम बनवाए सबने, राजा कृष्णदेव राय आए, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, बड़े बड़े गोपुरम बनवाए। उन्होंने गोपुरम से मंदिर देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसे सजाया गया, सभागार बनाई गई, सभा के अंदर मूर्तियां स्थापित की गई, वहाँ संगीत होता था, वहाँ नृत्य होता था, वहाँ नाटक हुआ करते थे। तो ये सारे कार्य हुआ करते थे।
देवी जो देवता थे उनको झूला झुलाने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था थी। तो ये बात हो गई विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है विट्ठल मंदिर। विट्ठल टेम्पल, विट्ठल टेम्पल के बारे में बात करते हैं। विट्ठल जो थे वो एक प्रमुख देवता है, भगवान हमारे विष्णु। उन विष्णु को ही हम विट्ठल देवता में, साउथ में विट्ठल देवता के नाम से जानते हैं। ये विष्णु के रूप कहे जाते हैं। तीसरा पॉइंट, कर्नाटक जो था ना उसमें शासक जितने भी थे उन सभी शासकों ने यहाँ इसकी जो है पूजा आरंभ की थी। यहाँ रथ, गलियाँ, इस मंदिर की बहुत ही खास विशेषताएं हुआ करती थी। जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी, सीधी रेखा होती थी इसके लिए, गलियां सीधी एकदम स्ट्रेट। फर्श पर जो फर्श होता था वो पत्थर के जो टुकड़े हुआ करते थे उन टुकड़ों से उसे सजाया जाता था, उन टुकड़ों से उसे बनाया जाता था। तो प्रमुख देवता विट्ठल, ये विष्णु के रूप कहे जाते थे। कर्नाटक की जो शासक थे उन्होंने इसकी पूजा आरंभ की थी। इसके अलावा रथ, गलियां इस मंदिर की खास विशेषताएं हुआ करती थी। ये मंदिर के जो गोपुरम होता था उससे सीधी रेखा में ये जाती थी। इसके अलावा फर्श जो होते थे वो पत्थर के टुकड़ों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं महलों के बारे में। मंदिरों और बाजारों का अंकन कैसे होता था? अंकन माने यानी मानचित्र में कैसे उन्हें दिखाया जाता था, कैसे उन्हें दिखा के उसे सही तरीके से बताया जाता था। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो हमें विजयनगर जो साम्राज्य है वो साम्राज्य की जो राजधानी कैसे पता चलती है? मैकेंजी ने सर्वेक्षण किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे तीर्थयात्री थे जो भारत में आए, उन्होंने उस समय यहाँ अपनी कुछ चीज़ें लिखी और जो वृतांत उन्होंने लिखे, जो पांडुलिपियाँ उन्होंने लिखी वो अपने साथ ले गए। उन यात्रियों के वृतांत से भी हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। तीसरा, अभिलेखों से भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें थी जिनको एक साथ जोड़ दिया गया और इस जगह का, विजयनगर साम्राज्य का इतिहास लिख दिया गया। लगभग 20 वर्ष तक विश्व के दर्जनों विद्वानों ने के द्वारा जानकारियाँ इकट्ठा की गई इस मंदिर के बारे में, यहाँ के साम्राज्य के बारे में। हर हिस्से को बारीकी से देखा गया, समझा गया, फिर मानचित्र का निर्माण किया गया, फिर बनाया गया इसका मानचित्र। तो मानचित्र जो था वो कई चरणों में बनाया गया और वो चरण कैसे थे आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लीजिए ये साम्राज्य का पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को कई भागों में बांट दिया गया और इन खंडों को और भी छोटे खंडों में बांटा गया। इन सभी में एक एक वर्णमाला का अक्षर दे दिया गया। इस तरीके से ये दे दिए गए और इस तरीके से कंप्लीट किया गया। बाद में इसे और छोटे वर्गों में बांट दिया गया इस तरीके से और सबके बारे में पता लगाया गया। कहीं मंदिर थे, कहीं महल थे, कहीं नदियां थी, कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर समतल मैदान, कहीं पर जंगल, हर तरीके की जगह थी। इन सभी जगहों पर, अंकित 3 जगहों पर, और उनके बारे में पता लगाया गया। और फिर से इस तरीके से उन सभी इनमें जो संरचनाएं थी, जो हजारों प्रकार की संरचनाएं, उन संरचनाओं को देखा गया। वहाँ पे मैंने जैसा बताया आपको कि मंदिर थे, वहाँ देव स्थल थे, वहाँ जंगल थे, पठार थे, पर्वत हुआ करते थे, बड़े बाजार हुआ करते थे, देव स्थल हुआ करते थे, रास्ते होते थे, वो सब यहाँ पर दिखाए गए इन सभी जगहों पर। तो मानचित्र उस समय, हम जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय मानचित्र बनाना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य था और इस कार्य को
बहुत ही सुलझाने वाले ढंग से इन सभी लोगों ने किया। तो ये आपका सारा पूरा चैप्टर था विजयनगर साम्राज्य का, जिसे आज मैंने फुल कंप्लीट कर दिया है और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको और बताता चलता हूँ और फिर इसके बाद हम इसे आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हैं पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इसके बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए। दूसरा, किलेबंदी के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि किले किस प्रकार के हुआ करते थे, कैसी संरचना थी उसकी, 7 भागों में उसे बांट दिया जाता था, हर भाग में क्या क्या होता था, तो ये सारी संरचनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो कमलपुरम जलाशय के बारे में आता है। कमलपुरम जलाशय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे। इसे किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना है आपको, तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। और अगला गोपुरम के बारे में, मंदिर के बारे में ये भी पूछे जाते हैं, गोपुरम और मंदिर के बारे में भी पूछा जाता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है हम्पी के अवशेष। तो ये है, इसी मंदिर में हम लोटस टेम्पल के बारे में बात करते हैं, लोटस टेम्पल। तो ये कुछ खास प्रश्न हैं जिन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो मेन क्वेश्चन है ना इसमें वो कौन कौन से हैं, एक विजयनगर, दूसरा किलेबंदी, तीसरा महानवमी डिब्बा और गोपुरम, या इन दोनों में से कभी कभी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये खास प्रश्न हैं जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो आप लगातार इस तरह करते रहेंगे और रिवीजन करते रहिए। बार बार वीडियो देखिए, बुक्स को देखिए, बुक्स को प्रिपेयर कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 1-2 पॉइंट्स जो छूट जाते हैं, परंतु वो ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो उसे देख सकते हैं और आगे कार्य कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।